नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज 10 नवंबर 2020 को DLED 4 सेमेस्टर के गणित का पेपर था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज आए हुए गणित के पेपर को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए कि आपके गणित के पेपर में कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने हूबहू आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में यानी मॉडल पेपर्स में कराए थे। अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे तो ये मान के चलिए कि कम से कम 15 नंबर का तो जैसा मैंने पढ़ाया था ठीक वैसे ही प्रश्न यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आपके सामने प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि cos A बराबर 0 तो A का मान कितना होगा। यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर cos A का मान 0 है तो आपको A का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका दिया हुआ है cos A बराबर 0, तो आपको ये मालूम है कि cos 90 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू आ गई वो 90 आएगी। तो यहाँ पर इससे ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो A का मान है वो आपका आ गया 90। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर बताया गया, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 7, 5, 9, 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुलक का क्या अर्थ होता है। बहुलक का अर्थ होता है कि जो भी नंबर सबसे ज़्यादा आया है इन सभी में, तो इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, 7 आया। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा 7। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है √b/a इंटू √c/b इंटू √a/c। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद क्या उत्तर आता है वो यहाँ पर देखना होगा। देखिए सब कुछ अंडर रूट में दिया हुआ है, तो हम सभी को क्या करते हैं, इन सभी को हम एक ही अंडर रूट में कर देते हैं। जैसे हम b/a इंटू c/b इंटू a/c। तो यहाँ पर क्या होगा, ये c और ये c कट जाएगा, ये b और ये b कट जाएगा, ये आपका a और ये आपका a कट जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का अंडर रूट कितना होता है, ओनली 1। तो यहाँ पर जो उत्तर आपके सामने आया 1, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि यहाँ पर बतानी है। तो जब व्यास जो आपका दे रखा है वो 12 दे रखा है, तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या होगी वो हो जाएगी /2 कर देंगे, यानी 12/2 यानी 12 का आधा होता है। जब भी हम त्रिज्या निकालेंगे, अगर व्यास दे रखा, व्यास का आधा होता है आपकी त्रिज्या, तो यहाँ पर 12/2 हो जाएगा 6। तो ये चीज क्लियर होगी, जो आपकी त्रिज्या है वो आपके सामने 6 आ गई। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। ठीक है, पाई की वैल्यू रखनी नहीं है हमें क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है। आर यहाँ पर 6 है, तो 6 दूना हो जाएगा 12 पाई। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपके सामने आएगा, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है, कितनी वृत्त की परिधि होगी, वो आपकी होगी 12 पाई। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपके सामने है 12 पाई। ये रहा आपके सामने 12 पाई। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग देखिए कितना भी हो, चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, उसके अंतःकोणों का जो योग होता है वो 360 ही होता है। तो 360 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कितने दे रखे हैं, एक समकोण। अगर एक समकोण की हम बात करेंगे तो एक समकोण कितना होता है, एक समकोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर बात करें 2 समकोण की तो 90 दूना हो जाएगा 180 का। ठीक है, 180। और अगर 8 समकोण की बात करेंगे तो 9 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे 72, यानी ये आपका 720 डिग्री होगा। और 4 समकोण कितना होता है, 90 × 4, ये हो जाएगा आपका
360। यानी ये जो आपका दे रखा है समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो होगा वो होगा 360। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 समकोण, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मालूम, जैसे ही कोई सिक्का हम अगर उछालते हैं तो या तो हमें क्या मिलेगा, या तो हमें एच एच मिल जाएगा, या तो हमें एच टी मिल जाएगा, या तो टी टी मिल जाएगा, या तो टी एच मिल जाएगा। यही 4 तो संभावनाएं होती। कुल अगर संभावना की बात करें तो कुल 4 होती हैं। अगर बोल रहे हैं कि दोनों में एक साथ शीर्ष आए, शीर्ष का मतलब ये वाली कंडीशन है, एच एच आए, तो बता रहे हैं संभावना ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी संभावना है एच एच आने की? 1 है, और कुल संभावना कितनी है? 4। तो यहाँ पर जो इसकी आंसर होगा वो होगा 1/4। यानी दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना कितनी है? वो है आपकी 1/4। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूं आप अपने आंसर्स मैच करते चलिएगा कि आपके कितने यहां पर सही हुए। ये आप देख सकते हैं यहां पर क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहे हैं आपका बेलन का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का। और आपको जो दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है? वृत्तीय होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आपके सामने 100 दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। पाई आर स्क्वायर दे रखा है 100, और आपकी एच जो दे रखी है ऊंचाई यानी वो है आपकी 10। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला आपका दे रखा है इसी फॉर्मूले में हम रख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है 100 और एच आप यहां पर दे रखा है 10। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1000। तो यहां पर जो आपके बेलन का आयतन आएगा वो 1000 आएगा। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका 1000 के अलावा कुछ और आया है तो वो आपका गलत है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादातर लोगों का 1000 ही आंसर आया होगा, और 1000 घन सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हम लोग क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम क्या कर लें? इसका हम कर लेते हैं गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x है। 7x को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 10 है और ये आपका एक्स स्क्वायर यानी 1 है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका जो गुणांक है वो 1 है, तो 10 गुणे 1 हो जाएगा 10। तो 7x को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो आ जाए आपका 7 और गुणा करने पर आए 10। तो वो संख्या कौन सी होगी? 5 और 2। 5 दूना होता है 10, और 5 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो वो आता है 7। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें लिखना होगा 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें कॉमन हम लेते हैं x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x। 5x में जब हम x कॉमन लेंगे बचेगा 5। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये जो आपका ये दे रखा है x प्लस 5, इसको हम उठाकर यहाँ एक बार सीधे सीधे ऐसे ही रख देते हैं x प्लस 5। ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिया। अब इसके बाद यहाँ कितना है? x है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 2x है। ऊपर है 2x, नीचे है x। जब x कटेगा तो बचेगा आपका केवल 2। काहे का 2? प्लस का 2, तो हमने प्लस 2 रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5, और ये बराबर 0 जो स्टार्टिंग से लगता चला आ रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 5 है। तो हमें क्या करना होगा? दोनों को अलग अलग करना होगा। x प्लस 2 बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0।
तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर माइनस का 2, और यहां से वैल्यू आएगी x बराबर माइनस का 5। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। बस आपको इतना ही करना था, x की वैल्यू आएगी -2 और -5। तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह सॉल्व करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यहां पर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो एक वृत्त, मान लीजिए दो वृत्त यहां पर दे रखे हैं, तो एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी। अगर हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या को x मान ले तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4x। ठीक है, यही तो बताया गया है यहां पर कि जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या अगर हम x मान लेंगे तो पहले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 4x। अब यहां पर बोल रहे हैं कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात, यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर लिखा हुआ है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर पहले वृत्त का जो त्रिज्या है वो है आपकी 4x और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी x, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये आप देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद हमें इनकी वैल्यूज रख देनी है। देखिए हम यहां पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो पहला वाला वृत्त था उसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, वो थी 4x। तो सबसे पहले हम पाई पाई क्या कर दें, काट दें। तो आर स्क्वायर कितना होगा, 4x की पावर 2 अनुपात दूसरा था x स्क्वायर। तो जब इसको 4x की पावर 2 को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर। हमें अनुपात निकालना है तो जो कटने लायक है उसको काट देंगे, तो ये कट जाएगा x स्क्वायर कट जाएगा, इधर बचेगा 16 और इधर बचेगा आपका 1। तो यहां पर जो इसका अनुपात निकल के आया, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:1 निकल के आ गया। तो ये चीज आपको क्लियर, अगर 16:1 आपका आया तो ये मान के चलिए आपका 1 नंबर हो गया पक्का। प्रश्न संख्या 10 आप देख सकते हैं, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, A 55 है, B 60 है, C और D का मान देखिए एकदम सेम टू सेम। ऐसा ही प्रश्न मैंने अपने मॉडल पेपर में कराया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगे तो निश्चित तौर पर ये एकदम सही करके आए होंगे। मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है और इसके चारों शीर्ष आपके वृत्त के परिधि पर छूने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कितना हो जाएगा, ये मान के चलिए आपको दे रखा है 55 दे रखा है और ये आपको दे रखा है 60। तो आपको ये वाला और आपको ये वाला निकालना है। तो आपको ये मालूम है कि जो सामने के कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो कितने होते हैं, उन दोनों का योगफल कितना होता है, वो होता है आपका 180। तो यहाँ पर जो आपका A है, ठीक है, A प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल C निकालना है, तो एंगल C बराबर 180 माइनस 55। तो जब 180 माइनस 55 करेंगे तो आपका आएगा 125। तो यहाँ पर जो C आपका निकल के आएगा वो आ गया 125। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लें कि D कितना आएगा। जब ये आपका दे रखा है 60 तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कैसे यहाँ पर जो सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों का योगफल 180 होता है। तो अगर आपका A दे रखा है 55, ठीक है, अगर A 55 दे रखा है तो उसका सम्मुख कोण है C, तो उसका जो सम्मुख कोण होगा वो 180 माइनस 55 हो जाएगा। तो 180 माइनस 55 हो गया आपका 125। ठीक, अब बात करें एंगल D की। अगर B 60 है तो D कितना होगा, 180 माइनस 60, तो ये आपका आ जाएगा 120। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 है कि sin 30 cos 60 और tan 45 इनको जोड़ना है। तो sin 30 की कितनी वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की कितनी वैल्यू होती है, वो होती है 1/2।
tan 45 की कितनी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये सॉल्व होगा, जब आधा और ये आपका आधा है, ये आपका आधा है, आधा आधा 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 2। तो इसका जो उत्तर आएगा वो निकल के आ गया 2। अब इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ में ना आया हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 में दे रखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y बराबर 20। तो इसको हम अलग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जब समीकरणों को सॉल्व करना होता है तो वहाँ पर ये देखना होता है कि कोई ना कोई एक x या फिर y दोनों में से कोई बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर 2x है, नीचे 7x है, यानी x बराबर नहीं है। y में देखते हैं ये -3y है, ये -2y है, ये भी बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा, चाहे x को ऊपर नीचे बराबर कर ले, चाहे y को ऊपर नीचे बराबर कर ले। तो हम यहाँ देखते हैं कम से कम कैलकुलेशन किस में करना पड़ेगा, यानी कम संख्याएं किसकी हैं। तो यहाँ पर ये आपका 7 2 है और ये 3 2 है, यानी 3 2 वाले में कैलकुलेशन करें तो हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका 3 है, ये आपका 2 है। हमें कैसे एक दूसरे को बराबर करें, अगर हम 3 में 2 का गुणा कर दें और 2 में 3 का गुणा कर दें तो ये बेहद आसान हो जाएगा। वही यहाँ पर हमने किया है, लिखा हुआ है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो ऊपर वाले में हमने 2 से गुणा कर दिया, नीचे वाले में हमने कर दिया 3 से गुणा। जब हमने ऊपर वाले में गुणा किया 2 से तो आया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 13 2 जा 26। ये चीज हो गई। अब नीचे वाली इक्वेशन 2 में हमने क्या किया है, 3 से गुणा किया है। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 7 3 21x, 7 दूना 3 दूना 6y और 20 3 60। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे के चिन्ह बदल दीजिए तो ये 6y कट जाएगा, 4x माइनस 21x हो जाएगा -17x, 26 माइनस 60 होगा -34। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो -17 को उस तरफ भेजते हैं, x बराबर -34 बटे -17, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा x बराबर 2। इसी x का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या थी, 2x माइनस 3y बराबर 13। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए 2 रख दी, 2 × 2 माइनस 3y बराबर 13। तो ये जो 2 दूना 4 होगा वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 13 माइनस 4 बराबर 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -3y बराबर 9, तो ये -3 उधर जाएगा तो y बराबर 9 बटे -3। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आ गई आपके सामने -3। तो यहाँ पर आपने देखा x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -3। इस तरह आपने देखा कि ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। यहाँ पर 40 छात्रों की आयु दे रखी है, इसमें मध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आयु दे रखी है, छात्रों की संख्या दे रखी है। अब इसी के सापेक्ष हमें एक और सारणी बनानी पड़ती है। वो सारणी होती है आपकी आयु की, छात्रों की संख्या की, और जो तीसरा कॉलम उसमें बढ़ता है वो होता है संचयी बारंबारता। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया और ये भी निश्चित रूप से बताया था कि आपका मध्यिका जरूर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका प्रश्न यहाँ पर आयु और छात्रों की संख्या दे रखी थी, हमें तीसरा कॉलम बनाना था संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता देखिए 4 ये हो गया और ये 4 8 12 हो गया, 12 12 24, 24 6 30, 30 और 10 40। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला आता है यही हमारा पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या कितनी निकल के आई, 40, और 40 क्या है, सम है। देखिए जब संख्या विषम आती है तो विषम वाला फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर सम आ रही तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सम वाले मध्यिका का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो यहाँ पर n कितना निकल के आया है, 40। तो ये हो जाएगा 40/2, ये हो जाएगा 40/2 प्लस 1। तो 40/2 होता है 20 और 40/2 20 प्लस 1 यानी 21वां पद। तो यहाँ पर 20वां पद कौन सा है, 21वां पद कौन सा है, वो हम यहाँ से देखेंगे। 20वां पद कौन सा है, 20 से जस्ट बड़ा, आप देखिए इस कॉलम में 20 से जस्ट बड़ा है 24। ठीक है, तो 24 का जो पद होगा वो होगा, पद का मान कितना होगा, 14 होगा। और 21वें पद का मान 21 से जस्ट बड़ा देखिए वो भी आपका 24 है। तो 24
वह पद का मान हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पर आप समझ गए कि 14 और 14 दोनों में आया, 20वें पद का भी मान 14 आया, 21वें पद का भी मान 14 आया। तो 14 14 हो गया 28, 1/2, यानी जो मध्यिका निकल के आई वो आपकी 14 निकल के आई। तो दोस्तों अगर आपका ये प्रश्न सही है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट का गलत हुआ होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है 4 cot स्क्वायर। यहाँ पर CAT कैट छप गया है जो कि गलत है, मिसप्रिंट है, ये कॉट है COT। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं cot स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, सेक स्क्वायर 60, यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का हमने करा स्क्वायर। तो इसको आप कर लीजिए, देखिए ये 4 × 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट जाएंगे, ये बचेगा 1/4। जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/4। अब इसमें कोई समस्या हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कैसे आया। इसमें कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ सारी वैल्यूज रख दी गई हैं और आंसर आपका आ गया। प्रश्न संख्या आपका है 15। एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर × 42 सेंटीमीटर × 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करो। यहां पर क्या करना होगा, पहले तो इस घनाभ के आयतन निकालना होगा, आयतन निकालने के बाद उसे घन के आयतन के बराबर करना होगा, उसके बाद हम भुजा निकाल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने घनाभ का आयतन निकाल लिया, 98 × 42 × 18 कर दिया, तो आ गया आपका 74,088 घन सेंटीमीटर। अब घन का आयतन निकालेंगे, जो आयतन है वो बोल रहे हैं प्रश्न में दोनों बराबर हैं, तो घन का जो आयतन है वहां पर हम आयतन लिख देंगे कि 74,088 है और भुजा क्यूब के बराबर कर देंगे। तो जब क्यूब यहां से हटाएंगे तो 74,088 पर लग जाएगा क्यूब रूट। अब 74,088 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आपका 42 आएगा। अब ये निकाल आप लीजिएगा, ये मैं नहीं निकालूंगा, 74,088 का मैंने निकाल कर देख लिया है। आप अगर निकालने बैठेंगे तो ये पहले कटेगा आपका 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, ठीक है। तो वहां पर जोड़े बनेंगे 2 × 3 × 7, तो 2 × 3 = 6 × 7 = 42। तो यहाँ पर जो 42 सेंटीमीटर है वही निकल के आ गया आपकी भुजा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, जैसा यहाँ पर प्रश्न में दिया है ठीक वैसा ही प्रश्न हमने पिछले मॉडल पेपर में कराया था जो मैंने कल अपलोड किया था। दोस्तों अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल भी गलत नहीं करके आए होंगे। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर दिखा देते हैं। ये वही मॉडल पेपर है जो मैंने आपको दिया था और इसमें एक क्वेश्चन था, ठीक वैसा ही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर CBD और CAD का मान ज्ञात करना था। ये आपका 30 दे रखा था, ये 40 दे रखा था, और ये क्वेश्चन मैं सेम टू सेम पहले भी करा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने समझाया था जो CBD था, ये CBD था, वो किससे मिलकर बना है, वो CBA और ABD से मिलकर बना है, यानी CBD ये और ABD ये इन दोनों से मिलकर बना है। और जो CAD है वो CAB और BAD से मिलकर बना हुआ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको CBA नहीं दिया है जबकि ABD दे रखा है, ये रहा आपका 40, और यहाँ पर CAD में CAB दे रखा है और BAD नहीं दिया हुआ है, तो वही यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ अच्छे से। ABC में क्या है, ACB, CBA, BAC तीनों को जोड़ लेंगे और जो वैल्यू दे रखी है, यानी यहाँ पर अगर बात करें ABC की, इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका ये 30 दे रखा है और जो ये C है ये होगा 90। क्यों होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है और जो अर्धवृत्त पर कोण बना होता है उसका नाप होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 रख दिया, BAC की 30 रख दिया, 90 30 120 होता है, बराबर के उस तरफ जाएगा 180 - 120, CBA की वैल्यू आपके सामने 60 आ गई। अब हमें CBD निकालना है तो CBA + ABD
तो CBA हमने निकाला 60, ABD पहले से दे रखा है 40, तो यहाँ पर जो CBD की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके सामने 100, यानी CBD यानी ये पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब इसी तरह हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ABD में तीनों एंगल को जोड़ लिया है, 180 के बराबर कर दिया है। जो अर्धवृत्त पर बना कोण है उसको हमने 90 रखा हुआ है, और DBA जो प्रश्न में दे रखा है वो 40 दे रखा है। 90 40 होता है 130, 130 बराबर के उस तरफ जाएगा तो BAD बराबर हो जाएगा 50। इसके बाद CAD की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो CAB प्लस BAD, BAD निकला 50, CAB प्रश्न में दे रखा है 30, तो CAD की जो वैल्यू आ गई वो आपके सामने 80 आ गई, यानी ये आपका 80 आ गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, ये 80 आया और ये आपका आ गया था 100। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए दोस्तों बोलता हूं कि सारे मॉडल पेपर ध्यान से देखें जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, 2 अंकों की संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आज तक कभी नहीं आया इस तरह का, लेकिन इस बार ये पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने का जो बेहद अच्छा तरीका है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं वह संख्या है 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे हमने यहाँ 10x प्लस वाई क्यों माना है। क्यों माना है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी होती है 52, ठीक है, तो 10x यानी ये जो पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो 10x करेंगे यानी 10 इंटू 5 करेंगे, प्लस y करेंगे, y है आपका 2, तो 50 प्लस 2 बराबर 52, यही तो होता है। इसीलिए हमें 10x प्लस वाई मानी जाती है कोई भी संख्या। अगर दहाई में 2 अंकों की संख्या है तो उसे हम 10x प्लस वाई मानेंगे। यहाँ पे जो y होता है वो होती है इकाई और जो x होता है वो होता है दहाई। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर सैकड़ा वाली भी संख्या माननी होती है तो 100x प्लस 10y प्लस z मानी जाती है। ठीक है, अगर मानना हो इस तरह मानी जाती है। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्न की तरफ। बोल रहे हैं दोनों अंकों का योग जो है वो 12 है, और दूसरी कंडीशन ये बोल रहे हैं कि अगर संख्या में 36 घटा देते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई था, हमने यहाँ अंकों का स्थान बदल कर दिया 10y प्लस x, यानी अगर संख्या 52 है तो उसको बदल कर हम कर देंगे 25। तो यहाँ पर हमने क्या किया है 10y प्लस x, यानी इकाई की जगह दहाई कर दी, दहाई की जगह इकाई कर दी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी yx है इधर आने वाला है दूसरी तरफ भेज दीजिए, ये x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, ये 10y इधर आएगा तो माइनस 10y हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9x माइनस 9y बराबर 36। अब यहाँ पर हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लिया, 9 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बराबर 36। अब 9 को उस तरफ भेज देंगे, 36 बटे 9 बराबर 4, यानी जो x माइनस वाई आपका निकल के आ गया वो आ गया 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर देखिए समीकरण 2 दे रखा है x माइनस वाई और समीकरण 1 दे रखा है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई है 12, x माइनस वाई है 4। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 4, दोनों को रख दिया, नीचे के चिन्ह बदल दिया और ये कट गया x, y बचेगा, ये प्लस का ये प्लस का तो हो गया 2y, ये 12 ये माइनस का 4 है तो हो गया 8। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 2 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो y इक्वल टू 8/2 यानी 4, y की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई 4, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, अब यही 4 जो y की वैल्यू निकली है हमने इसको रख दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जैसे ही हम रखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, ये इक्वेशन 1 थी, यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे तो y कितना है 4, तो हमने x प्लस 4 बराबर 12 कर दिया। अब ये जो 4 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ x की वैल्यू निकल के आई 8 और y की वैल्यू निकल के आई 4। तो यहाँ पर क्या होगा वही हम कर देंगे, यहाँ पर 10x प्लस वाई यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 10x प्लस वाई 10 इंटू 8 प्लस 4, तो ये आपका 84 हो गया। तो यहाँ पर आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि जैसे एक्स वाई है, कब संख्या लिखेंगे तो एक्स वाई ही लिखेंगे ना, तो x की जगह 8 y की जगह 4 यानी 84। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 84। इस तरह जो इसका आंसर निकला 17 नंबर का वो आया 84। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना रुपया खर्च होगा। देखो कभी कभी प्रश्न समझ में ना है कि क्या करना है इसमें,
क्षेत्रफल निकालना है कि घन निकालना है, तो प्रश्न में ही दे रखा होता है कि क्या निकालना है। घन मीटर दे रखा है, प्रति घन मीटर, तो इसका ये मतलब है यहाँ पर आयतन ही निकालना है। तो 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा, यानी अगर हम कोई कुआं खोदते हैं तो वो कैसा दिखता है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो बेलनाकार होता है। ठीक है, ये आपका कुआं खोदा गया। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है यानी गहराई दे रखी है वो 14 दे रखी है, यानी हम ऊंचाई कहें या गहराई कहें एक ही बात है, वो है 14। और 3 मीटर व्यास का है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या आपकी निकल आएगी वो आएगी 3/2। ठीक है, त्रिज्या 3/2 हो जाएगी और आपकी गहराई यानी ऊंचाई वो हो जाएगी आपकी 14। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं व्यास दे रखा है 3, तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगी। ऊंचाई यानी गहराई 14 मीटर दे रखी है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए सीधा। बेलन या कुआं का आयतन जो है πr²h, पाई रख दी 22/7। आर जो है आपका 3/2 निकला था, क्योंकि जो आपकी व्यास थी वो 3 थी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2, 3/2, 3/2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 और 2, 7 दूना 14, ये कट जाएगा, 2 और 22 कटेगा, 11 आएगा। 11 × 3 × 3 यानी 11 × 9 बराबर 99 घन मीटर, यानी जो कुएं का आयतन है आपका वो निकल के आ गया 99 घन मीटर। अब यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कितना खर्चा होगा। खर्चा दे रखा है 1 घन मीटर का 30 रुपया दे रखा है। ठीक है, तो 99 घन मीटर कुल कुएं का आयतन है, तो 99 × 30 बराबर 2970। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुआं खोदने का खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 2970 रुपये। अगर यहाँ पर आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है, किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन है, तो आप बेझिझक नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस प्रश्न पत्र, अपने नाम के साथ नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न पत्र का हल आपको पसंद आया होगा और आपने अपने मार्क्स मैच कर लिए होंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।